हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में EHI02 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 200 BC से 200 AD में व्यापार एवं शहरीकरण की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। देखिए 200 BC से 200 AD मतलब कि 200 BC से पहले और 200 AD तक यानी कि 400 वर्षों में जो व्यापार और शहरीकरण हुआ था उनका मुख्य विशेषता बताना है, किस तरह से यह हो रहा था और किस तरह से यह विकास किया। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर के आ सकते हैं और 20 नंबर में आने का मतलब है इसको कम से कम 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। देखिए EHI02 का इससे पहले भी हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब का वीडियो बताए हुए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर गुप्त काल में व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के कई कारण थे। देखिए उत्तर गुप्त काल में जो है व्यापार की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई कारण थे। जैसे आप देख सकते हैं, कृषि उत्पादन अधिक होने के कारण अधिशेष होता था। देखिए यहाँ अधिशेष का मतलब हुआ कि जो धन जो कृषि उत्पादन में होता था वह वहाँ के जनता के उपयोग करने के बाद जो बच जाता था वह अधिशेष होता था और वह उस धन से या उस कृषि के उत्पादन से व्यापार किया जाता था। देखिए ये अधिशेष शहरों के लिए व्यापार की वस्तु बन गए, क्योंकि शहरों में रहने वाली जनसंख्या अपने लिए भोजन का उत्पादन नहीं करती थी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धन संचय तथा निवेश को प्रोत्साहन देते थे। देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है दोनों जो बोलते थे धन का जो है संचय मतलब कि अपना रखिए संग मतलब संचय कीजिए और इसका निवेश कीजिए, इसका प्रोत्साहन करते थे। कौन करते थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए उस दौरान व्यापार उच्च स्तरीय व्यवसायों में गिना जाता था। देखिए उस टाइम जो व्यापार जो है उच्च उच्च स्तरीय व्यवसायों में गिना जाता था। अतः वे व्यापारिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे इस दौरान शहरी केंद्रों का विकास चरम पर था, इसलिए यह व्यापार के विस्तार का महत्वपूर्ण कारण था कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में जो था शहरीकरण जो था तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिस कारण यहाँ पे व्यापार करना जो है एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इन आंतरिक कारणों के अलावा विदेशों में भारतीय माल की काफ़ी मांग थी, इसलिए उत्तर गुप्त काल में व्यापार का विस्तार और वस्तुओं का उत्पादन आवश्यक था। इस काल में उभरने उभरने वाले दो मुख्य साम्राज्य इस काल में जो है 200 200 200 BC से 200 AD के बीच में यानी कि इन दोनों के बीच में 400 वर्षों में जो है 400 वर्षों में जो है दो साम्राज्य मुख्य रूप से उभर रहे थे। एक था पश्चिमी रोमन साम्राज्य तथा चीन में उत्तर हान साम्राज्य थे। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पूर्व के उत्पादनों जैसे मसाले, सुगंधित लकड़ी आदि की काफ़ी मांग थी। इसी कारण उत्तर हान साम्राज्य ने व्यापारियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण भारत, मध्य एशिया तथा चीन के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़ता गया। संपूर्ण देश में स्थित बौद्ध स्थलों से काफ़ी संख्या में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो जानकारी जो हमें मिला है यह बौद्ध ग्रंथ का जो अभिलेख होता है उनसे यह प्राप्त होता है। देखिए इन अभिलेखों में बौद्ध संघों को दिए जाने वाले अनुदानों तथा भेंटों का उल्लेख है। साथ ही इनमें कुछ व्यवसायी एवं व्यावसायिक
वर्गों की संपन्नता का भी उल्लेख मिलता है। देखिए आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए आपको हम कम टाइम में ये क्वेश्चन को तैयार करवा देते हैं। इससे होगा कि आपको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा, और अब वर्ड मिलने के बाद इसको आप यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक बार और वीडियो देखिए, वो आपको समझ में आएगा और आपको एक वर्ड मिल जाएगा जिसको आप लिख सकते हैं समझ के। देखिए मथुरा जिले में मिले अभिलेखों में व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे वणिक, सरदवाह, श्रेष्ठीन तथा विभिन्न व्यवसायों जैसे सुनार, जौहरी, कोषपाल, लौह व्यापार आदि का उल्लेख है। देखिए यह जो है व्यापारी श्रेणियों का उल्लेख जो है वाणिक, सरदवा और श्रेष्ठीन तथा व्यवसायों में जैसे सुनार, जौहरी, कोषपाल, लौह व्यापार आदि का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त इनमें शिल्पी संघ का भी उल्लेख है। शिल्पी संघ हुआ कि मूर्ति का जो मूर्तिकार होते थे वह शिल्पी संघ का भी उल्लेख मिलता था, यही होता था। देखिए वास्तुकारों तथा शिल्पी संघ के विषय में जानकारी आरंभिक बौद्ध साहित्य तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के जो लिखे गए पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, जो राजनीतिक से रिलेटेड है, यह अर्थशास्त्र में भी मिलती है। एक कला के विशेषज्ञ समूहों के एक साथ किसी गांव में रहने के उल्लेख मिलते हैं। उदाहरण के लिए काशी के एक गांव में भारी संख्या में बढ़ई रहते थे तथा व्यापारी उक्त गांव व्यापार की दृष्टि से जाते थे। माल प्राप्त करने के लिए बंदरगाहों का भ्रमण किया जाता था। जब कोई जहाज बंदरगाह पहुंचता था तो व्यापारी माल खरीदने के लिए वहां इकट्ठा हो जाते थे तथा जहाज के माल में अपना हिस्सा सुरक्षित करने के लिए उन्हें अक्सर पैसागी भी देते थे। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे अर्थशास्त्र के अनुसार कुछ दस्तकार अपने सहयोगियों के साथ स्वतंत्र रूप से काम करते थे तथा अन्य शिल्पी संघ में संगठित थे। अभिलेखों में इन दस्तकारों द्वारा किए गए अनुदानों का उल्लेख मिलता है तथा पुरातात्विक खुदाई से इनकी कला के नमूने भी प्राप्त हुए हैं। कपड़ा बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तकारी कला थी तथा सूती कपड़े भारत से निर्यात किए जाते थे। उस टाइम जो है सूती कपड़ा जो है भारत से निर्यात किए जाते थे दूसरे देश। उत्तर में मथुरा और वाराणसी सहित कपड़ा उत्पादन के कई केंद्र थे। मथुरा में एक अनुदान एक रंगरेज की पत्नी द्वारा किया गया था। दस्तकारों की अन्य श्रेणियों में जौहरी, इत्रसाज तथा लोहार थे। आरंभिक ऐतिहासिक स्थलों पर मनकों तथा अन्य आभूषणों की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में हुई है। जगह जगह अभिलेखों पर हाथी दांत कर्म के उत्कृष्ट उदाहरण एवं खुदाई से हाथी दांत गठित आकृतियों के भारी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो खुदाई हुआ है वहाँ से हाथी के दांत के साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। उनसे पता चलता है कि हाथी के दांत से उत्कृष्ट उत्कृष्ट कुछ कुछ ना कुछ बनाए जाते होंगे, उनसे आभूषणों तैयार किए जाते होंगे और उनका उपयोग या उनको निर्यात किया जाता होगा दूसरे देश के पर के लिए या व्यापार के लिए। देखिए उत्तर में उज्जैन मनके बनाने का मुख्य केंद्र था। उत्तर में जो है उज्जैन उज्जैन मनके बनाने का मुख्य केंद्र था। यहाँ मनके अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, कांच, हाथी दांत तथा मिट्टी के बनाए जाते थे तथा उत्तर की ओर कई केंद्रों पर इनकी बड़ी मांग थी। इन सब बहुमूल्य पत्थर हुआ, कांच हुआ, हाथी के दांत हुआ और मिट्टी से बनाए हुए जो सामान होते थे, उत्तर में इन कई केंद्रों पर इनकी बड़ी मांग थी। देखिए आगे भारत का अर्थव्यवस्था जो था उस टाइम काफ़ी अच्छा फल फूल रहा था। देखिए इस प्रकार इस काल में व्यापार में कई प्रकार की वस्तुएं विद्यमान थी। निसंदेह इनमें से कई वस्तुएं निर्यात भी की जाती थी। व्यापार की एक अन्य वस्तु संभवतः शराब थी।
अर्थशास्त्र में मद्य के उत्पादन पर विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा था और ये रिलेट था राजनीतिक शास्त्र से। इसमें जो है मद्य मतलब शराब का उत्पादन के विचार में चर्चा किया गया है। तो हो सकता है कि उस टाइम शराब का भी निर्यात या आयात किया जाता होगा। इस काल की मूर्तिकला में विशेषकर संघोल और मथुरा में चित्रित मद्यपान दृश्यों से इसकी लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है। अब आइए देखते हैं देशीय व्यापार किस टाइप का था 200 BC से 200 AD के बीच में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, देशीय व्यापार उत्तर मौर्य काल के व्यापार तंत्र तथा संगठनों की जानकारी मिलिंद पन्ह तथा जातक कथाओं में मिलती है। देखिए, मिलिंद पन्ह जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जातक कथाओं में भी जानकारी मिलती है। जातक कथाओं में व्यापारिक गतिविधि के विभिन्न तरीकों की चर्चा की गई है। इन कथाओं से यह भी पता चलता है कि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की भी कई पद्धतियां थीं। शासक वर्ग जिन हाथियों, मणिकों और घोड़ों का प्रयोग करता था, उनके मूल्य का निर्धारण राजसभा में मौजूद एक मूल्यांकन करता था। देखिए, होता क्या था कि उस टाइम जो राजा लोग घोड़ा यूज करते थे या उपयोग करते थे, उनका जो है मूल्य का निर्धारण जो है राज्यसभा में जो एक मौजूद होता था मूल्यांकक, वह करता था। देखिए, श्रेष्ठतम घोड़े पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया। आइए आगे देखते हैं। देखिए, मध्य एशिया से आते थे। ये घोड़े विशिष्ट व्यापारियों द्वारा लाए एवं बेचे जाते थे। इन व्यापारियों का उल्लेख पाली एवं संस्कृत ग्रंथों में अश्व व्यापारी के रूप में मिलता है। इनका उल्लेख जो है पाली एवं संस्कृत ग्रंथों में अश्व व्यापारी मतलब घोड़े के जो व्यापारी होते थे उनका साक्ष्य मिलता है। देखिए, व्यापारी शिल्प संघों में संगठित होते थे। अन्य व्यापारी निजी धन से व्यापार चलाते थे। इन व्यापारियों के लिए संबोधन भी भिन्न था। सामान्य व्यापारी को वणिक, धनदाता को सेठी तथा सुदूर प्रदेश से माल लाने वाला कारवां के मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। इनको जो है सार्थवाह कहा जाता था। साहित्यिक उल्लेखों के अतिरिक्त मोहरों, मुद्रांकनों तथा मुद्राओं से मिलने वाले प्रमाण भी हैं। मोहर एक छाप होती थी जिस पर उसके स्वामी का नाम अथवा कई चिन्ह बना होता था, जबकि किसी वस्तु पर इसकी छाप को मुद्रांकन कहा जाता था। जहाँ पे इसका छाप मोहर का छाप लगता था उसको मुद्रांकन कहा जाता था। मोहरें विभिन्न वस्तुओं जैसे पत्थर, हाथी दांत, ताम्र, शीशा आदि की बनी होती थी। मोहरें जो है यह पत्थर या हाथी दांत या ताम्र, शीशा की बनी होती थी तथा इनका प्रयोग पहचान तथा माल की सुरक्षा के लिए होता था। आइए आप जानते हैं शहरी केंद्र। शहर में जो है उस टाइम किस टाइप का व्यवस्था थी और किस टाइप का व्यापार वहाँ पे होता था। देखिए, शहरी केंद्र पाली और संस्कृत ग्रंथों से उत्तरी भारत के शहरी केंद्रों के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक खुदाई से भी इन स्थलों का पता चलता है। इनसे हमें घरों की बनावट तथा यहाँ के निवासियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों एवं अन्य शिल्प तथ्यों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तक्षशिला जो अभी आधुनिक में जो पाकिस्तान में है, जो इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, कि तक्षशिला जब खुदाई किया गया यहाँ से, देखिए खुदाई के दशक पहले सर जॉन मार्शल ने करवाई। तक्षशिला का जो है खुदाई सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने करवाई थी। खुदाई 1913 में आरंभ हुई और लगभग 20 वर्षों तक चलती रही। इस खुदाई से पता चला कि तक्षशिला में कम से कम मौर्य काल से लोग निवास कर रहे थे। तक्षशिला में जो है इससे पता जब खुदाई के दौरान पता चला
कि यहाँ पे मौर्य काल से ही लोग इस यहाँ पे निवास कर रहे थे। यद्यपि यहाँ प्रथम योजनाबद्ध शहर भारतीय यूनानियों के काल में विकसित हुआ। शहर की किलेबंदी बाद में की गई। किलेबंदी की दीवारें अन्य स्थानों पर भी पाई गई है, लेकिन वे सामान्यतः चिकनी मिट्टी और अच्छी तरह गुत्थी मिट्टी से की बनी हुई है। पक्की ईंटों का प्रयोग आरंभ हो चुका था और जब खुदाई किया तो वहाँ से पता चला कि पक्की ईंटों का भी प्रयोग उस टाइम होने लगा था। विभिन्न इमारतों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता रहा था, जिनमें से गोलाकार इमारतों को बनाने के लिए अर्धवृत्ताकार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। देखिए ये क्वेश्चन देख लिए, एक बार में नहीं समझ पाया तो एक बार और देखिएगा। होगा क्या इसे ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाता है, पूछा जाएगा 20 नंबर में। तो इसमें होगा कि आपको कम से कम 500 शब्दों में लिखना होगा। 500 शब्दों में लिखने के लिए आपको वर्ड चाहिए। इसको एक बार या 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको होगा कि आपको वर्ड मिल जाएगा। और एक बार और देख लीजिए इसको, इससे होगा कि आप समझ पे लीजिएगा और लिखने में भी आपको आसानी आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एग्ज़ाम आने वाला है, तैयारी जम के करें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।